चैप्टर 6 है 3 वर्ग। इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने ध्यान देंगे इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। हमेशा बारीक से जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतिहास की सारी पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी और उन चीजों को आप गहराई से समझ लेंगे जिन चीजों का आप धड़ल्ले से इस्तेमाल अपनी वैचारिक क्रांति को प्रमोट करने के लिए करेंगे। आपके सामने बहुत सारा एग्जाम्पल्स भरा पड़ा है। कोई ऐसे कारनामे नहीं हो जो इतिहास में शायद ही घटित हुआ होगा, लेकिन हम अपनी ब्रेन कैपेसिटी के बल पर ही आगे बढ़ते हैं या तो पीछे होते हैं। ध्यान दें, किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्रायः युद्ध होता है और अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए संसाधन को जुटाना बिल्कुल ही जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से एक सामाजिक ढांचे का जो केंद्र बिंदु होता है वह यह होता है कि कृषि भूमि पर नियंत्रण कायम करना या फिर सारी भूमि पर नियंत्रण कायम करना। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी, क्योंकि ईसाई धर्म जो चौथी शताब्दी से रोमन साम्राज्य का एक राजकीय धर्म था। ध्यान देंगे, ईसाई धर्म जो चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य का एक राजकीय धर्म था। रोमन साम्राज्य का एक राजकीय धर्म था चौथी शताब्दी में। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद हो जाए। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात भी वह बचा रहा। तो पहले भी मैंने कहा था कि किसी सभ्यता का अगर विनाश हो, किसी संस्कृति सभ्यता का, तो वह पूर्ण तौर पर सभ्यता का विनाश हो सकता है, बट संस्कृति का विनाश नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में, चाहे वो सुदूर इलाके में हो, चाहे दूर दूर के प्रदेश में स्थित हो, चाहे छोटे ही रूप में हो, उसकी संस्कृति के अवशेष कायम रहते हैं और समानांतर चलते हैं। तो यही कहानी यहाँ भी है। बचा रहा और धीरे धीरे यह फैलता चला गया मध्य और उत्तरी यूरोप में। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। चर्च, जिसे हम लोग गिरजाघर के नाम से जानते हैं, ये इतना ताकतवर बन गया था कि इसके पास बड़ी बड़ी भूमि हुआ करते थे और राजनीतिक शक्ति इनके पास ज़्यादा ही थी। अब ध्यान दें किस तरह से था। हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से है। यहाँ पर 3 वर्ग कहने का मतलब है 3 सामाजिक श्रेणियों से है। पहला सामाजिक श्रेणी है ईसाई पादरी और दूसरा है भूमि धारक अभिजात वर्ग। यहाँ इसको सामंत कह सकते हैं, अमीर वर्ग कह सकते हैं, संभ्रांत परिवार के लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये एक ही टाइटल सूट इनके लिए है। और तीसरा है कृषक वर्ग। अब इन 3 वर्गों के बीच बदलते संबंध जो हैं कई शताब्दियों तक यूरोप के इतिहास में चर्चित रहा। आगे देखिए क्या होता है। पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकारों ने अनेक क्षेत्रों पर भ्रमण करके, ठीक है, और एक इतिहास पर लेखन कार्य किया है और उस लेखन स्रोत के माध्यम से ही हम लोग आज वहाँ के बारे में पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे भू स्वामित्व के विवरण हैं, उसके मूल्य हैं, कानूनी मुकदमे जैसी सारी सामग्री दस्तावेज उपलब्ध थी। अब जैसे एक और एग्जाम्पल है कि चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेख से ही, उनके मदद से ही हम परिवार और जनसंख्या की संरचना को समझ पाते हैं। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं के बारे में भी सूचना दी, गीत कहानियों के बारे में हमें परिचित कराया और इन सभी का उपयोग हम इतिहासकार आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, साथ ही दीर्घकालीन जैसे जनसंख्या में वृद्धि अथवा अल्पकालीन जैसे कृषक विद्रोह के परिवर्तन को समझने में करते हैं। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक
फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। मार्क ब्लॉक फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से थे जिनका यह तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया। सोचिए, भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिससे कि लोगों के समूहों का व्यापार और रुख समझा जा सके। ब्लॉक सामंती समाज यूरोपियों, विशेषकर 900 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंध और श्रेणी जो बंटवारा हुआ था, भूमि प्रबंधन और उस काल की जन संस्कृति की यह साधारण विवरण देता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए जा रहे शोध व अध्यापन कार्य अचानक ही विराम लग गया। हमारे समाज में यही होता है कि मार्क ब्लॉक जैसा व्यक्ति पर काम करने वाले लोगों को उन्हें मार दिया जाता है। ये केवल इस दौर में, इस समाज में हुई। मध्यकालीन युग शब्द 5वीं से 15वीं सदी के मध्य के यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है। अब जरा सामंतवाद का परिचय सुनिए कि इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों के वर्णन करने के लिए किया जाता है। आप यूं समझिए कि सामंतवाद फ्यूडलिज्म, फ्यूड और लिज्म शब्द से बना है। फ्यूड का मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा और लिज्म यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। मतलब जमींदार, हमारे यहाँ जमींदार, यूरोप में सामंतवाद। हमारे यहाँ जमींदार को सामंतवाद कह सकते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के सामंतवाद और यूरोप के सामंतवाद में बहुत फर्क था। ठीक है। आर्थिक संदर्भ में हम बात करें तो सामंतवाद एक तरह का कृषि उत्पादन को इंगित करता है। सामंतवाद की भूमिका ये थी कि टॉप पर बैठा हुआ है ईसाई पादरी वो धार्मिक क्षेत्र का प्रधान है, उसके बीच में है राजा। इन्होंने राजा को गैप कर दिया है, बट राजा है तो राजा की सहायता के लिए सामंतवाद होता है और सामंतवाद राजा की सहायता के लिए होता है। नीचे की कड़ी में तीसरा जो है कृषक, वह एक शोषक होता है। उसके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। उसे सामंत की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे राजा की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे ईसाई पादरी के कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। ये कृषक दास के रूप में हो सकते हैं, ये कृषक श्रमिक के रूप में हो सकते हैं, ये कृषक भूमिहीन मजदूर के रूप में हो सकते हैं। ठीक है। और इनकी जीवन देखभाल के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। लेकिन कृषक को लॉर्ड की श्रम सेवा प्रदान करना है और बदले में क्या है, वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते हैं। अब यहाँ का समाज इसलिए भी जटिल था इस तरह से इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में जो प्रथाएं थी वहीं पर निहित था। और फ्रांस के राजा शॉर्लमेन 742 ईस्वी से 814 ईस्वी के काल में ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। अब हम लोग फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। गॉल जो एक रोमन साम्राज्य का प्रांत था, यहाँ पर दो विस्तृत यानी दो बड़े पैमाने पर फैले हुए तटरेखा थी। पर्वत श्रेणियां थी, लंबी नदियां थी, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त कृषक मैदान था। जर्मनी की एक जनजाति और है जो फ्रैंक है। ये फ्रैंक गॉल को अपना नाम बदलकर उसे फ्रांस बना दिया।
6ठी सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित किया जाता था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे और जो पोप द्वारा राजा शार्लमेन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हो गए। एक संकरे जलमार्ग पर स्थित इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीप को 11वीं शताब्दी में फ्रांस के स्थित एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। देखिए, 3 वर्ग। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। ये फ्रांसीसी पादरी का सोच था, विचार था। लेकिन आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आज हमारे समाज में घटित हो रहा है। आज हमारे समाज में यह घटना घटित बंद नहीं हुआ है, बल्कि यही घटना यूरोप में बंद हो गया है और यूरोप में विकास के रास्ते की बात की जाती है। एक बिशप ने कहा था कि यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। मतलब पादरी प्रार्थना करते हैं, सामंतवाद लड़ते हैं और कृषक कार्य करते हैं। इस तरह समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग में विभक्त हो गया। अगेन, पादरी अभिजात वर्ग और एक कृषक वर्ग में। 12वीं सदी में विगेन के ओबेस हिल्डेगार्ड ने लिखा है कि कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं को, सारे पशुओं को, गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल रखने के बारे में सोचेगा। इसलिए मनुष्यों में भी यह अंतर स्थापित करना आवश्यक है जिससे वे एक दूसरे को तबाह न करें। ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग पर हो चाहे पृथ्वी पर हो। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उनमें कोई समानता नहीं है। ये ओबेस शब्द सीरिया के आवा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पिता। ओबे एबी, एबर्ट और एबेस से संचालित होता है। अब दूसरा वर्ग है अभिजात वर्ग। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में रखा और अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में यह एक अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने भूमि पर नियंत्रण रखने का कार्य किया था और इस कारण से यहाँ पर एक नई प्रथा का जन्म हुआ जिसे हम लोग वैसलेज कहते हैं। ठीक है, फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था। यही वो प्रथा था जिसे वैसलेज कहते हैं। दरअसल यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिनमें से फ्रैंक लोग भी एक थे, में समान रूप से मौजूद था। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग के राजा के अधीन होते थे। बड़े भूस्वामी और अमीर लोग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। और ये अभिजात वर्ग, जिसको हम लोग सामंत वर्ग कहते हैं, जिसको हम लोग अमीर लोग कहते हैं, ये राजा को अपना स्वामी मानते थे। सीनेगर, शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का सीनियर होता है, ये मान लेता था। और ये भूस्वामी यानी सामंत और राजा आपस में एक वचनबद्ध होते थे। वचनबद्ध मीन्स जैसे एक शब्द से पुकारते थे जो इनकी सुपीरियरिटी को शो करता है, जैसे सेन्योर, लॉर्ड। लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला। सामंतवाद हमेशा राजा को लॉर्ड कहकर पुकारता था, माय लॉर्ड, माय सेन्योर। और दास वेसल की रक्षा करता था यह, बदले में वह उसके प्रति ईमानदारी का वचन देता था। इन संबंधों में आप पाएंगे कि यहाँ एक बड़ी रीति रिवाज और एक नया शपथ शामिल हो गया था। और ये सब काम चर्च में बाइबल की शपथ को लेकर दिया जाता था। इस समारोह में दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र के मार्फत या एक छड़ी या केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था। देखिए, अभिजात वर्ग की एक और विशेषता थी, उनका अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था।
ये सामंतवाद एक बड़ी भूमि पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण में रखते थे। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता था, जिसे हम लोग सामंती सेना कहते हैं, फ्यूडल लेवीज कहते हैं। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी जारी कर सकता था, पैसा कौड़ी रुपया भी। ध्यान देंगे, मैं आपको फिर सवाल पूछूंगा कि वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे। कौन? ये सामंत, ये अभिजात वर्ग। जबकि न्यायालय लगाने का काम राजा का है, पादरी का है, लेकिन सामंतों को भी यहाँ राइट मिला हुआ है। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे, साथ ही साथ अपने बड़े क्षेत्रों के स्वामी थे। उनके घर, उनके निजी खेत, जोत, चारागाह और उनके यसामी कृषकों, टेनेंट पेजेंट के घर और खेत होते थे। उनका घर मेनर कहलाता था। सामंतों का घर मेनर कहलाता था, जो उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी और जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय उन्हें पैदल सैनिक के रूप में कार्य करना पड़ता था। साथ ही साथ जब युद्ध ना हो तो फिर खेतों में आपको काम करने हैं। अब मेनर की जागीर थोड़ा देख लीजिए। लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था और वह इसी के मार्फत गांवों पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांवों के मालिक थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 से 60 परिवार हो सकते थे। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई लॉर्ड के औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें वस्त्र काटती थी एवं बुनती थी और बच्चे लॉर्ड की मदिरा और संपीड़क में कार्य करते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि और वन होते थे। जागीर दरअसल एक बहुत बड़े क्षेत्र को हम जागीर कहते हैं। यह जागीर जब किसी सामंत को मिला हुआ होता है तो वह उसकी जागीर कहलाता है। अब जब इस तरह के जंगल वाली भूमि थे, ठीक है, जहाँ पर लॉर्ड शिकार करने के लिए जाया करता था, उनके यहाँ चारागाह भी होते थे, पशुओं और घोड़े चढ़ते थे। साथ ही साथ वहाँ पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग बना दिया जाता था ताकि वे आराम कर सकें। 13वीं सदी से कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा और इस तरह के जो दुर्ग बड़े बनाए जाने लगे उन्हें नाइट के परिवार का निवास स्थान कहा जाने लगा। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी और इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट या धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगह पर उपलब्ध नहीं होते थे, तो कुछ ऐसी चीजें थी जिनको दूर के स्थानों से मंगा लेते थे। नाइट कौन था, जरा इसके बारे में भी देख लीजिए आप। कहता है 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहता था। ठीक है, तो कुछ ऐसे कृषक थे, ठीक है, शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे, जो लॉर्ड अपने घरों में काम करवा रहे थे। कुछ कृषकों से अगर उन्हें युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो वे उस कृषक को पैदल सैनिक के रूप में ले लेते थे। लेकिन उन्होंने एक आवश्यकता महसूस किया कि ऐसा है कि ये जो कृषक हैं ये एक मजबूत सैनिक नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने एक कुशल सैनिक पर जोर दिया और कुशल अश्व सेना यानी कि घोड़ा वाला सेना पर जोर दिया। और खास करके घोड़ा सेना क्यों चुना? क्योंकि घोड़े पर वह बैठकर लंबी दूरी तक सफर कर सकता था, तेजी से वार कर सकता था, फिर पीछे घोड़ा को मुड़ करके घुमा सकता था। इसलिए इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया, यही नाइट्स कहलाते थे, यानी प्रशिक्षित घुड़सवार सेना नाइट्स कहलाया। और ये ठीक उसी प्रकार संबंध था, ठीक है, लॉर्ड ठीक उसी प्रकार से संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। और लॉर्ड ने क्या किया, नाइट को भूमि का एक भाग दे दिया। अब नाइट को जो भूमि मिला उसे हम फीफ कहते हैं।
और यह फीफ के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसकी रक्षा करने का उन्होंने वचन दिया था। किसकी? तो लॉर्ड की रक्षा करने का। अब फीफ को उत्तराधिकार में दिया पाया जा सकता था। यह 1000 और 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त, मदिरा मीन्स दारू बनाने वाले, ठीक है, यंत्र के अतिरिक्त उसके लिए और भी घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों को रहने के लिए व्यवस्था में शामिल था। मतलब सारी सुविधाएं उसको मिल जाती थी। सामंती मैनर की तरह ही फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे और बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था। अब यूं समझिए कि सबसे पहले ईसाई, मैं बतलाऊंगा कि सबसे पहले ईसाई पादरी हुआ और सारी सेवा ईसाई पादरी के लिए किया जा रहा है, फिर राजा के लिए किया जा रहा है, फिर लॉर्ड के लिए, और फिर उसके बाद जो बचा कुचा वह नाइट के लिए। नाइट अपनी सैन्य, अपनी अश्वसेना को हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए वह घेराबंदी करने का काम करता था, बाड़ बनाने का काम करता था, ठीक है, कुछ युद्ध कौशल कर लेता था, मतलब अभ्यास करना, और अपने बचाव का अभ्यास करने में वे हमेशा निकल जाते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपनी लॉर्ड के लिए ही होती थी। अगर मेरे प्यारे लॉर्ड को काट दिया जाता है, उसकी तकदीर का मैं भागीदार बनूंगा। अगर वह लटका दिया जाता है, तब मुझे भी उसके साथ लटका दें। अगर उसे अग्निदंड दिया जाता है, तो मैं भी उसके साथ जल जाऊंगा, और अगर उसे डुबा दिया जाता है, तो मुझे भी उसके साथ डुबा दिया जाए। 13वीं सदी में गाई जाने वाली फ्रांसीसी कविता डून दे मयांस जो नाइटों के साहस की याद दिलाती है। 12वीं शताब्दी से गायक फ्रांस के मैनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियों को लिखा करता था। गीतों के रूप में वे गाते और सुनाते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, जो प्रायः कभी कभी ऐतिहासिक होता था और कभी कभी वह काल्पनिक हो जाता था। तो उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में लोग पढ़े लिखे नहीं थे और न ही पांडुलिपियों की भी अधिक संख्या थी, तो ये बिल्कुल घूम घूम कर अपनी इस प्रसिद्धि को पाए हुए थे, अपने जीवन यापन कर रहे थे। अनेक मैनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था, जहां मैनर के लोग भोजन करने के लिए जुटते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी, जो कि संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन के लिए बनी थी। समझिए कितना एंटरटेनमेंट का साधन कर रखा था, बना रखा था कि भोजन करो, इधर संगीतज्ञ तुम्हें गाना सुनाएगा। प्रथम वर्ग जो पादरी वर्ग है, ये था कि कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे और राजा द्वारा दी गई भूमियां थी। अब पादरी क्या करता था? वे कर उगा सकते थे, इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। ध्यान देंगे कि पादरी वर्ग राजा पर निर्भर नहीं था। इसके पास पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष, जिन्हें पोप कहते, वे पोप थे जो रोम में रहते थे। पादरी से बड़ा पोप होता है। ईसाई धर्म में यही महान धर्माधिकारी होता है। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग में थे। बिशप, पादरी, पोप। क्लियर है? अब देखते हैं कि पादरियों को अधिकतर गांव चर्च के लिए मिला हुआ था, ठीक है, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनते थे और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए जमा होते थे। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, जैसे कृषि दास पर प्रतिबंध था। शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी ये प्रतिबंध था। अब यहाँ देखिए आप किस तरह से ईसाई समाज एक संकीर्ण समाज के रूप में चल रहा है। और कौन है? तो धर्माधिकारी इसके जो हैं बिशप, पादरी, ये बिल्कुल संकीर्ण सोच के साथ अभी काम कर रहे हैं। और यही काम हमारे हिंदू समाज में भी हमारे महान पंडित,
ठीक है, हमारे धर्माधिकारी जो कहलाते हैं ब्राह्मण, ये भी कर रखे हैं। 4 वर्णों की व्यवस्था को बांट करके हमारे समाज को इन्होंने विखंडित कर दिया है, और इस कदर विखंडित किया है कि इसका परिणाम दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। वाकई में विकास का परिणाम क्या होगा, अभी मैं आपको बतलाऊंगा थोड़ी सी इसको बतलाने के बाद। यहां भी ठीक इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि ईसाई पादरियों ने किस तरह से अपने धर्म को जकड़ करके रखा है। यहां बोलने की आजादी पादरी ही बोलेगा, पादरी ही आपको सारी घटनाएं बतलाएगा, लेकिन पादरी के खिलाफ अगर आपने बोला तो आपको सूली पर लटका दिया जाएगा। यही पादरी एक शानदार महल में रहा करता है, ठीक है, और चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में किसान से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे हम लोग टाइथ कहते हैं। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरने के उपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु जो दिया जाने वाला दान भी था, वह आय का एक स्रोत था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की बहुत कुछ महत्वपूर्ण रस्में थी। सामंती कुलीनों की नकल थी, प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना, नाइटों द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी के साथ शपथ लेते हुए, ठीक है, ये सब कुछ उसके अपने डिसिप्लिन थे। इसी क्रम में आप देखेंगे भिक्षु। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह संस्था थी। दरअसल ये भिक्षु अपनी धार्मिक व्यक्ति जो पादरियों के विपरीत रहते थे, ये नगरों और गांवों में घूमते रहते थे, और ये एक धार्मिक समुदाय इन्होंने अपना बना लिया था। इन्होंने एबी और मोनेस्ट्री जिसे कहते थे, वहीं पर ये ठहरते थे। खास तौर पर जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे, तो इसमें से 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ थे। 529 ईस्वी में इटली में स्थापित एक सेंट बेनेडिक्ट मठ था, और दूसरा 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित क्लोनी मठ था। मोनेस्ट्री शब्द दरअसल मोनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। और ये भिक्षु अपना सारा जीवन औबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन करने और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। मतलब यह एक ऐसा भिक्षु था जो कृषि कार्य भी कर लेता था, अपने अध्यात्म की शक्ति को भी जुटा लेता था, ठीक है। और पादरी कार्य के विपरीत ये भिक्षु जिंदगी, ठीक है, इन भिक्षुओं की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। यानी भिक्षु में दोनों ही जा सकते थे, बट पादरी, पोप या फिर बिशप में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी। कुछ लोगों का प्रतिबंध था, जैसे कृषिदास का प्रतिबंध था, लेकिन भिक्षु हर कोई बन सकता था। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुनियां भी विवाह नहीं कर सकते थे। 10 या 20 पुरुष या स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए थे, और यह मठ जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें भी बनने लगे, साथ ही साथ इनके भी जागीर या स्कूल, कॉलेज सब कुछ खुलने लगे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। ऑबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में योगदान दिया। समूह में गान करना सामुदायिक गायन कहलाता है। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर्स कहते थे, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया, और वे बिल्कुल ही भ्रमण करके लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। मतलब जो कुछ उन्हें दान मिलता था उससे ही अपनी जीविका चलाते थे। देखिए, बेनेडिक्टिन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तिका होती थी, जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे, और इसका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक किया जाता रहा। इस पुस्तक के कुछ नियम इस प्रकार हैं। भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए। विनम्रता का अर्थ है आज्ञा पालन। किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। अध्याय 47 में है कि आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुनियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। 48 में है, मठ इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं, जैसे जल हो, चक्की हो, उद्यान हो, कार्यशाला, उसकी सभी सीमा के अंदर रहने चाहिए।
इस तरह आप देखेंगे कि 14वीं सदी तक आते आते मठवाद का महत्व और उद्देश्य की कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी थी। और इंग्लैंड में आप पाएंगे लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गडेरियों और गरीब मजदूरों के लिए एक विशुद्ध विश्वास से तुलना की गया है। यही आप देखेंगे कि चौसर ने कैटरबरी टेल्स लिखी है, जिसमें भिक्षुनी यानी नॉन, मॉन्क, ठीक है, फ्रायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया है। हम थोड़ी चर्च और समाज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हालांकि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वास को नहीं छोड़ा था। यही कारण है कि चौथी शताब्दी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की एक महत्वपूर्ण तिथियां बन गई थी। और 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि फिक्स नहीं था, क्योंकि उसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्यौहार का स्थान लिया था। इसी तरह से उन्होंने पादरियों की देखरेख में आने वाला क्षेत्र, जिसे पेरिस कहा जाने लगा, ठीक है, ये भी कहने लगे। तो काम से दबे कृषक कभी कभी इन पवित्र छुट्टी और छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें उन दिनों कोई काम नहीं करना पड़ता था, तो यह उनके लिए दिन का प्रार्थना करने के लिए समय मिल जाता था। फिर भी अधिकांश लोग अब मौज मस्ती करने और दावत बिताने में ही लगाते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बहुत से लोग शहीदों की समाधियों और बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती है और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेद जाती है, और जब नन्ही चिड़ियाँ संगीत सुनाती है जो कि उनिंद्र चक्षु में रात बिता देती है, इस तरह प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है और उनके हृदय को आकर्षित करती है। तब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं और घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं। और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दरअसल यह रचना जेफरी चौसर द कैटरबरी टेल्स की रचना है।